गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन का भाग 2 बच्चों। इसके पहले भाग में हमने अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस प्रक्रम के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन प्रत्येक जीव का सर्वप्रमुख लक्षण है। प्रजनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है और अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखकर उसे विलुप्त होने से बचाता है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है बच्चों, यूनिसेक्सुअल है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं और जो जीव केवल अंडाणु की उत्पत्ति करते हैं उन्हें हम मादा कहते हैं। प्रजनन अंग में कुछ हार्मोन्स का भी स्राव होता है जो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। ऐसे परिवर्तन मादा में प्रायः वक्ष तथा जनन अंगों पर बाल उगने तथा नर में दाढ़ी एवं मूछ आने से परिलक्षित होता है। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग पूर्णतया अलग अलग होते हैं और लैंगिक जनन में हमेशा मादा अंग और नर अंग दोनों के मिलने से ही जो आपका प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो सबसे पहले हम नर जनन अंग को समझने का प्रयास करते हैं इस चित्र की सहायता से बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हो ये नर जनन अंग है जिसे हम शिशन कहते हैं और यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका वृषण कोष या टेस्टिस का है, वृषण का है, जिसमें ये बड़ा सा हिस्सा है जिसमें कि वृषण के अंदर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये शुक्राणु इस शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा आगे चलकर शुक्राशय में खुलते हैं यहाँ पर। और आगे ये जो बड़ा सा ये नलिका दिख रहा है इसको हम मूत्राशय कहते हैं और इसी से नीचे लगा हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि होता है और शुक्राशय में जो शुक्राणु बनते हैं वो इसी रास्ते से होते हुए मूत्राशय के मार्ग से होते हुए यहाँ पर ये शिशन के पास आते हैं और यहाँ मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकलते हैं। मैथुन के समय में इसी रास्ते से निकलकर ये अंडाणुओं तक पहुंचते हैं और तब जाइगोट का निर्माण दोनों के फ्यूजन से निषेचन की क्रिया द्वारा होता है। तो ये नर जनन अंग है बच्चों। अब हम जानेंगे इसकी क्रिया को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका जो है वृषण का हिस्सा है यानी टेस्टिस का हिस्सा है। तो टेस्टिस के हिस्से में आप अगर इसके अंतः स्तर के काट को जब देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये शुक्राणु जो है इसमें बन रहे हैं। ये शुक्राणु जो यहाँ बनते हैं यही यहाँ से नलिका के द्वारा जमा होकर शुक्राशय में जाकर के जमा होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं बच्चों वो मोटाइल होते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं। इनका अगला हिस्सा जो होता है वो मोटा होता है, बड़ा होता है, पॉइंटेड होता है जिसे हम सिर कहते हैं और पीछे की ओर पतला संरचना होता है पूंछ के नुमा जिसे हम टेल कहते हैं। तो ये मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, इसलिए घूमकर आसानी से अंडाणुओं तक पहुंच जाते हैं। जो नर जनन अंग है उसमें हम प्राथमिक लैंगिक अंगों को पहले पढ़ेंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। ये अंग जो होते हैं ये छोटे होते हैं, ये या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों यानी सेक्स सेल्स तथा गैमेट्स का निर्माण करते हैं, साथ ही ये कुछ हार्मोन का स्राव भी करते हैं। इन अंगों को हम गोनैड्स कहते हैं। नर में जो गोनैड्स हैं उन्हें हम टेस्टिस भी कहते हैं बच्चों। नर जनन कोशिका जो होती है वो शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है। उदर गुहा के बाहर वृषण कोष यानी स्क्रोटम होता है और वृषण के 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा भाग जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्राव करते हैं। द्वितीयक अंग जो होते हैं वो निम्न है। पहला है बच्चों वो है वृषण कोष या स्क्रोटम। वृषण कोष वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर में
कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश ताप नियंत्रण के तौर पर कार्य करता है। यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से हमेशा कम होता है। अगला जो हिस्सा है उसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। वास्ट डिफरेंस। शुक्राशय, शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राशय सेमाइनल वेसाइकल तक पहुंचते हैं और शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाकर शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। शुक्राशय यानी सेमाइनल वेसाइकल जो है, ये शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रह के लिए एक थैली जैसी संरचना होती है बच्चों, जिसे हम शुक्राशय कहते हैं, और यहीं पर यह खुलता है। शुक्राशय में एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति भी प्रदान करते हैं। और शुक्राशय के पास में ही आपको एक ग्रंथि मैंने बताया था जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर इजैकुलेटरी डक्ट से मिलकर मूत्र जनन नलिका यूरिनोजेनाइटल कैनाल से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव से बाहर निकलते हैं। यह नलिका सिशन यानी पतले से पेनिस से होकर गुजरकर मूत्र जनन छिद्र यानी यूरिनोजेनाइटल एपर्चर द्वारा बाहर निकलती है। सिशन जो है बच्चों, पेनिस, यह एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटकता रहता है। यह इरेक्टाइल होता है और यह कोपुलेटरी ऑर्गन है। सामान्य अवस्था में यह छोटा और शिथिल होता है और यह मूत्र विसर्जन के काम आता है, परंतु मैथुन के समय में, रिप्रोडक्शन के समय में यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य यानी शुक्राणुओं को मादा जनन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम जानेंगे मादा जनन अंगों को। मादा जनन अंग में आपको ये जो हिस्सा होता है बच्चों, इसे हम गर्भाशय कहते हैं और यहीं पर गर्भ का रोपण होता है। जब ये यहाँ पर आपको अंडाणु बनते हैं और ये हाथ जैसी संरचना जो आपको दिख रही है इसे अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपको होता हुआ ये जो सॉरी बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। ये फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर ये अंडाशय से जुड़ा होता है और यहाँ पर ही अंडे बनते हैं और यहाँ से इस रास्ते से होते हुए अंडा निषेचित होने के लिए जो है यहाँ पर शुक्राणुओं से मिलकर निषेचन के पश्चात गर्भाशय में स्थापित या रोपित होता है। और यहाँ पर एक पतला हिस्सा जो दिख रहा है इसे ग्रीवा कहते हैं और नीचे का हिस्सा जो होता है वो योनि होता है। तो मादा जनन तंत्र जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय या ओवरीज पाई जाती हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। प्रथम, यह मादा जनन कोशिकाओं यानी अंडाणु का निर्माण करता है। द्वितीय, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण करता है। एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन। अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय से लेकर के आपको नली के रूप में स्थित होता है और अंडवाहिनी नलियां जो होती हैं अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, उदर गुहा के पीछे तक फैली होती हैं और निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती हैं। गर्भाशय जो होता है वो बड़ा होता है बच्चों। गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित होता है। यह खोखला मांसल अंग है जहां दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है जिसे वेजाइना कहते हैं और गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे जो होते हैं वह स्थापित होकर भ्रूण का विकास करते हैं। माता और भ्रूण के मध्य जो स्थापित कड़ी होती है उसे प्लेसेंटा हम या रोपण गर्भाशय में ही होता है। योनि यानी वेजाइना या मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा नाल है जो स्त्रियों के मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो तथा प्रसव मार्ग का भी कार्य करता है। योनि जो होता है, यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ का वातावरण जो होता है बच्चों वो अम्लीय होता है।
ये आपको संरचना दिख रही है, ये आपका बच्चों यहाँ का गर्भाशय का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको ये जो गर्भाशय के हिस्से का यहाँ जो हिस्सा है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और यहाँ देखिए ये अंडे का स्थान है जहाँ अंडे बनते हैं। और ये हिस्सा जो है इसे ही अंडवाहिनी नली या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो हमेशा यहाँ का जो हिस्सा है ये योनि मार्ग है ना, और ये ग्रीवा का हिस्सा है, नेक है, और यहाँ ये आपका यूट्रस का हिस्सा है। तो जब भी यहाँ पर बहुत सारे अंडे बनते हैं, है ना बच्चों, तो ये अंडे जो ढेर सारे बन रहे हैं, ये अंडे एक एक करके मैच्योर होने के बाद आते हैं इस अंडवाहिनी नलिका में। यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है, यहीं पर शुक्राणु आते हैं और अंडों से मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं। जब ये निषेचित हो जाता है तो इसका रोपण जो है वो देखिए इस तरीके से निषेचन के पश्चात ये रोपण जो होता है वो गर्भाशय में होता है। और यहीं पर गर्भस्थ शिशु का फिर बाद में विकास होता है, भ्रूण से एक पूर्ण विकसित बच्चे का निर्माण होता है। तो प्रजनन की जो अवस्थाएं हैं, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बारे में जानते हैं। मनुष्य में प्रजनन की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। पहला है युग्मक जनन, जिसे गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों यानी हैप्लॉइड गैमेट्स की निर्माण विधि को युग्मक जनन कहते हैं। नर के वृषण से होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यह क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। और मादा के अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है उसे अंड जनन कहते हैं। तो पहले अंडाणु बनते हैं और उधर शुक्राणु भी बनते हैं, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं और संयुग्मन कर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं बच्चों। निषेचन के पश्चात जो है वो भ्रूण का रोपण होता है, और यह भ्रूण जो है वो धीरे धीरे विकसित होता है, बड़ा होता है। तो युग्मनज यानी जाइगोट जो होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ब्लास्टुला का निर्माण करता है। इसके पश्चात यह गर्भाशय में अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम भ्रूण का रोपण या एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्रसव की क्रिया जो होती है बच्चों, भ्रूण के रोपण के पश्चात भ्रूण जो होता है वो विकसित होता है, इसके विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और एक गर्भस्थ शिशु का पूर्ण रूप से विकास होने पर फिर बच्चे का जन्म होता है। शिशु जन्म की इस प्रक्रिया को ही हम प्रसव कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है आपका एक अंडा और ये है शुक्राणु यानी स्पर्म। तो ये शुक्राणु चलकर आते हैं फिलोपियन ट्यूब में और अंडाणु से मिल जाते हैं। इनके मिलने के पश्चात, ये दोनों न्यूक्लियस के मिलने के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट जो है बच्चों समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर कई कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टुला का निर्माण किया और यही फिर आगे चलकर भ्रूण के रूप में रोपित होता है, और ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर इसके अंगकों का निर्माण करता है। हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह सारे जो है भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। जब ये विकसित होता है तो एक पूर्ण बच्चे का रूप धारण कर लेता है, और माता से बच्चे तक जुड़ने की जो एक नाल होती है जिसे हम गर्भनाल या प्लेसेंटा कहते हैं। तो माता जो कुछ भी खाती है वो रक्त के रूप में यहाँ से पोषक तत्व जो होता है गर्भनाल के रास्ते से बच्चे तक जाता है, जिससे बच्चे का पोषण यानी भ्रूण का पोषण होता है। और बच्चा जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब फिर यह गर्भाशय के रास्ते से होता हुआ नीचे योनि मार्ग से होकर बाहर निकलकर प्रसव की क्रिया द्वारा बाहर ये बच्चा जो है ये बाहर आ जाता है। इस तरीके से आपने अच्छे से जाना कि मनुष्यों में किस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को बच्चों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।